हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th NCERT चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NCERT में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन पॉइंट में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है लाइफ स्पैन। ओके, लाइफ स्पैन के बारे में बताया है NCERT में। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बर्थ होती है तो उसकी डेथ क्या सर्टेन है कि डेथ होनी ही है। तो ये डेथ एंड बर्थ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देना है, डेथ कैसी होनी चाहिए? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। कैसी? नेचुरल डेथ मीन्स पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ओके, तो और एक पॉइंट है ये कि जो लाइफ स्पैन होती है वो साइज़ पे नहीं डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी। ये कोई नेसेसरी बात नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो क्रो एंड पैरट दोनों को ही हम लोगों ने देखा है। क्रो एंड पैरट, अगर क्रो की लाइफ स्पैन अगर हम 15 है तो पैरट की लाइफ स्पैन 10 टाइम्स होती है क्रो के। पर दोनों की साइज़ लगभग सेम होती है। जो साइज़ क्रो की होती है लगभग वही साइज़ पैरट की भी होती है। पर क्रो की लाइफ स्पैन अगर 15 ईयर है तो पैरट की लाइफ स्पैन लगभग 10 टाइम्स होता है, मीन्स 150 ईयर्स। NCERT में 140 ईयर्स दिया हुआ है, पर 10 टाइम्स करके हम इसे याद कर लेंगे कि क्रो की लाइफ स्पैन अगर 15 ईयर है तो पैरट की लाइफ स्पैन 150 ईयर्स होती है। ओके, और एक एग्जांपल दिया हुआ है NCERT में कि जो लाइफ स्पैन पीपल का, अगर हम पीपल प्लांट को देखें एंड मैंगो प्लांट का, मैंगो का सीज़न भी चल रहा है इस टाइम, अगर हम पीपल प्लांट और मैंगो प्लांट को देखें कि दोनों की साइज़ लगभग सेम है, पर मैंगो की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है और जो पीपल की लाइफ स्पैन होती है वो मैंगो के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, दोनों की साइज़ लगभग सेम है। पीपल की साइज़ एंड मैंगो की साइज़ लगभग सेम है, बट दोनों की लाइफ स्पैन में एक बहुत ही ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है। तो आइए हम पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल डेथ होना चाहिए। नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के ही बीच में जो पीरियड होता है उससे लाइफ स्पैन बोलते हैं। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size। तो ये ध्यान दीजिए, नेसेसरीली लिखा है, मतलब जरूरी नहीं है कि साइज से कोरिलेटेड हो। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट का साइज क्या है? वेरी डिफरेंट नहीं है, येट देयर लाइफ स्पैन सो अ वाइड डिफरेंस। पर उन दोनों के लाइफ स्पैन में क्या है? ग्रेट डिफरेंट है। आप लोगों ने देखा कि 10 टाइम्स डिफरेंट आ रहा है। पैरट की लाइफ स्पैन क्रो की लाइफ स्पैन से 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री दोनों लगभग सेम साइज़ के हैं, बट लाइफ स्पैन में क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंगो का बहुत कम लाइफ स्पैन है एंड पीपल का बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। NCERT में एक ये पॉइंट लिखा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में सभी की डेथ क्या है? सर्टेन है कि डेथ होनी ही है सबकी। पर लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कभी भी डेथ नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कभी भी डेथ नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज कीजिए आप, ये यूनिसेलुलर सेल है, ये क्या है? यूनिसेलुलर एक सेल है। अगर इस सेल ने रिप्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू इसने 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, ये 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए इस सेल ने, तो क्या हो रहा है? ये 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते टाइम इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इक्वली डिवाइड हो जा रहा है। इक्वली डिवाइड होकर के 50% इधर और 50% इस सेल में, 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इक्वली। इसका जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो तो रेप्लिकेट होकर एस फेज में, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। तो वापस से इसमें अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो वापस से इसका सेल क्या होगा? पहले ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद बड़ा हो जाएगा,
बड़ा होने के बाद वापस से इसका सेल डिवाइड करेगा और वापस से 2 सेल बना लेगा। तो आप देख रहे हैं इसकी डेथ नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ध्यान देना ये बात कि इसमें नेचुरल डेथ नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होता है, बाकी डेथ तो होता ही है। हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे हम ह्यूमन में एक्सीडेंट की वजह से होता है, वैसे ही इनमें भी डेथ किसी न किसी रीज़न से हो सकता है, बट नेचुरल डेथ उनमें नहीं है। मीन्स इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन में इक्वली डिवाइड होकर चला जा रहा है। ओके, तो ये जो पॉइंट लिखा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स होता है अमर, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के कॉन्टिन्यूटी के लिए, किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर एक जनरेशन में, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में किसी भी स्पीसीज के कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यही क्या है रिप्रोडक्शन की मेन मोटिव होती है, यही इम्पॉर्टेंस है। अब रिप्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म किस प्लेस पे रहता है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। ओके, 3 फैक्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो जाता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस ही नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ओके, हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है क्लोन। तो क्लोन को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोज कीजिए सबसे पहले मैं बाइनरी फ्यूजन को ही लेता हूं, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया। ये एक सेल है, इस सेल का प्रोटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड होगा तो 2 न्यू सेल बनेंगे, ये 2 न्यू सेल बनेंगे। अब ये जो 2 न्यू सेल हैं, ये जो दोनों न्यू सेल हैं, इनमें मियोसिस से ये फॉर्म नहीं हुए हैं, ये माइटोसिस सेल डिवीजन से फॉर्म हुए हैं। इसलिए जो मॉर्फोलॉजी इसकी होगी वही मॉर्फोलॉजी इसकी होगी, जो शेप साइज इसकी होगी वही शेप साइज इसकी होगी, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इस वाले सेल का होगा वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इस वाले सेल का होगा। दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। तो क्लोन मीन्स यही होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो होता है एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन मीन्स एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसे आप कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में करते हैं वैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लोन टर्म है, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी का प्रोड्यूस होना। ये जो 2 ऑर्गेनिज्म बने थे, ये दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, हम शकल बोल लीजिए आप हिंदी में, हम शकल जिसे आप बोलते हैं, वैसे ही इन दोनों की जो शेप, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी होगी कंप्लीट, एंड जो इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, ये दोनों क्या होगा, एग्जैक्टली हूबहू सेम होगा। ओके, तो क्लोन टर्म आपको समझ में आया होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जेनेटिकली भी सिमिलर है एंड मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करने का एक मोटिव है, मैं बता देता हूँ। तो मैं डेफिनेशन में पहले बता दूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होंगे, पेरेंट कितने होंगे, सिंगल, 1 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लोन होगा, मीन्स एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद आर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं
यहाँ पे मेंशन करना चाहता था। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, गैमीट जो होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। जो गैमीट की पोलॉइडी होती है वो कैसी होती है, एन होती है। अब जो सेल जिससे गैमीट फॉर्म हो रहा है वो 2n भी हो सकता है और n भी हो सकता है। जिस सेल से गैमीट फॉर्म होगा वो 2n भी हो सकता है एंड n भी हो सकता है। ये अगर हमारा गैमीट है और ये हमारा क्या है, गैमीट मदर सेल है। क्या है, गैमीट मदर सेल है। ये अगर गैमीट और ये गैमीट मदर सेल है तो गैमीट ऑलवेज n होगा। ये ध्यान दीजिए पहले आप, गैमीट तो ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। गैमीट की पोलॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। जिस पेरेंट से ये फॉर्म होगा वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं और हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। अब देखिए अगर ये डिप्लॉइड होगा तो इसमें मियोसिस से फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, मियोसिस। अगर ये हैप्लॉइड होंगे तो इसमें माइटोसिस से फॉर्म होगा। इसमें कैसे फॉर्म होगा, माइटोसिस से फॉर्म होगा। अगर डिप्लॉइड होगा ऑर्गेनिज्म तो उससे मियोसिस से फॉर्म होगा। अगर हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस से फॉर्म होगा। अब जब माइटोसिस से गैमीट फॉर्म हुआ तो ये पॉइंट ये देखिए आप, अगर एन पोलॉइडी का कोई भी अगर पेरेंट है, पेरेंट की पोलॉइडी क्या है, एन है, इससे गैमीट जो फॉर्म हुआ माइटोसिस से वो भी कैसा हुआ, एन हुआ। अब ये दोनों गैमीट अगर फ्यूज़ होते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अगर ये दोनों गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो ये कैसे पोलॉइडी बना लेंगे, 2n बना लेंगे। जब 2n बना लेंगे तो इसमें भी मियोसिस होता है। मीन्स जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं उनमें भी मियोसिस होता है, पर उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। कैसा, जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस मीन्स जाइगोट में उनमें मियोसिस होगा। जाइगोट में मियोसिस हो करके यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो वो वापस से एन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट है, वहाँ पे भी इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि गैमीट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे आर एराइज में आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है जैसा कि मैंने बताया, पर जिस पेरेंट बॉडी से वो बनते हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने बताया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन है। हायर के कंपैरिजन में लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन है। तो वही पॉइंट लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखें, जो क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर हम उससे ध्यान से देखें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट में होते हैं एंड मोनेरन्स में होते हैं। जो मोनेरन्स में होते हैं वो सिंगल सेल्ड प्लस प्रोकैरियोट होते हैं। जो मोनेरन्स में होते हैं वो सिंगल सेल्ड प्लस प्रोकैरियोट होते हैं एंड जो प्रोटिस्ट में होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड प्लस यूकैरियोट होते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं एंड जो मोनेरन होते हैं उसमें सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स में ही होता है, और प्रोटिस्ट और जनरली प्रोटिस्ट एंड मोनेरन में होता है। एंड प्रोटिस्ट एंड मोनेरन में सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे अगर ये सिंगल सेल है, अगर ये सिंगल सेल को, अगर ये सिंगल सेल में सेल डिवीज़न हो जाए तो सेल डिवीज़न के बाद क्या होगा, दो सेल बनेगा। तो दो सेल बना, इसमें देखिए सेल डिवीज़न के ही थ्रू, सेल डिवीज़न इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्शन। ओके, सेल डिवीज़न के ही थ्रू इसकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है। अगर ये हमारे 1 थे तो 1 से क्या हो गए, 2 हो गए, वापस से इनमें सेल डिवीज़न होगा तो 4 हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए ये चीज़ कि जो सेल डिवीज़न है वो ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, मोड है। किस में मोड है, मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट एंड मोनेरन में सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ मोड ऑफ
रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम टाइप्स पढ़ते जाएंगे, पहले हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं और फिर एक स्लाइड में हम लोग कलेक्टिवली सारे एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किसमें बर्डिंग को देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में बर्डिंग देखते हैं। अब जो ईस्ट होता है वो क्या है, फंजाई है। ईस्ट क्या है, फंजाई है। आप लोगों को पता है फंजाई की बॉडी किसकी बनी होती है, माइसीलियम की बनी होती है, जो कि थ्रेड लाइक होता है। आप लोग कभी भी कोई भी पीस ऑफ ब्रेड घर से ले करके अगर आप उसे कुछ दिन के लिए रख दें तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को जरूर दिखी होगी, मिली होगी ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको। या फिर तो कभी भी कोई भी सामान हो जिसमें जो काफ़ी दिन से रखा हुआ हो, यूज ना किया जा रहा हो, तो उसमें ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। एंड ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं हाइफी। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम बोलते हैं और एक थ्रेड को हम हाइफी बोलते हैं, जिसको फंगल हाइफी भी बोलते हैं। अब जो हमारा ईस्ट है वो भी क्या है, सैक्रोमाइसिस जिसे बोलते हैं, वो यूनिसेलुलर ईस्ट है। यूनिसेलुलर ईस्ट होने की वजह से ये जो है हाइफी का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा हाइफी का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए इसमें माइसीलियम नहीं दिखता है। पर अगर इसमें जब बडिंग होता है तो बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे इसमें इसी सेल में एक आउटग्रोथ होने लगती है। ये क्या होगा, सेल का एक आउटग्रोथ होने लगी, धीरे धीरे और ये मैच्योर होगा। ये जो आउटग्रोथ है वो और बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या होगा, ये इसी में अटैच्ड रहेगा। एंड देन एक समय आएगा जिस समय ये क्या होगा, डी अटैच हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, तो एक न्यू सैक्रोमाइसिस बन जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था हाइफी वो किस में होती है, वो जनरली मल्टी सेलुलर फंजाई में होती है, यूनिसेलुलर फंजाई में हाइफी नहीं होती है। तो जो ईस्ट होता है वो सूडोमाइसीलियम बनाता है। आप देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इसी बर्ड पे के ऊपर एक दूसरा बर्ड, देन इस बर्ड पे एक दूसरा बर्ड, ऐसे ऐसे काफ़ी सारा जब बर्ड बन जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सूडोमाइसीलियम बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सूडोमाइसीलियम बोलते हैं। सूडोमाइसीलियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और जब वो बडिंग करता है तो वो एक मल्टी सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि एक्चुअल में मल्टी सेलुलर नहीं होता है, वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पर ये एक माइसीलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडोमाइसीलियम बोलते हैं। तो आप देखिए क्या है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल से क्या हुआ, एक बर्ड बना, फिर वो बर्ड और बड़ा हुआ, साइज उसकी इंक्रीज हुई और फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका एक अलग ही क्या बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया। एक अलग ही यहाँ क्या बन गया, आप देखिए ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन बन गया। और इसी में कभी कभी क्या होता है, एक बर्ड ये बना, एक बर्ड ये बना, इसी के ऊपर ऐसे बर्ड काफ़ी सारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये सूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। ओके, सूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा में। तो अमीबा में कैसा होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। ये अमीबा की अगर पेरेंट बॉडी है तो पेरेंट बॉडी में सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसमें दिखाया गया, आप देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी के ही फिगर हैं ये दोनों, जो फिगर हैं ये एनसीईआरटी के ही फिगर हैं। तो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस में देखिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। देन क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया एंड देन ये दो न्यू सेल फॉर्म हो गए। ओके, तो अमीबा में भी क्या है, देखिए डायरेक्ट सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, दो सेल बने, दोनों अलग अलग ऑफस्प्रिंग की तरफ बिहेव कर रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ही हो रहा है। ईस्ट में भी सेल डिवीजन ही हो रहा है। और बर्डिंग का एक एग्जाम्पल और है हाइड्रा। हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। ओके, हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्लैमिडोमोनास का इस एग्जाम्पल में है। क्लैमिडोमोनास में स्पोर दो तरह के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली स्पोर बनते हैं और ये जो स्पोर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जू स्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर। एक होता है जू स्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर वो स्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। जू मीन्स होता है मोटाइल,
ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, फ्लैजला प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, मोटाइल होता है। एंड एप्लानोस्पोर वो स्पोर होते हैं जिनमें कि फ्लैजला क्या होता है, एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी क्या है, फ्लैजला इसमें नहीं है, मीन्स ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, एंड ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ओके, तो क्लैमिडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है। इसमें देखिए आप फ्लैजला दिखाया गया है। क्लैमिडोमोनास एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उसमें जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये किसका है, पेनिनसिलियम का है। पेनिनसिलियम से ही पेनिनसिलिन आता है जो कि एक एंटीबायोटिक है, आप लोग जानते हैं, पेनिनसिलिन आता है इससे, एक जो कि एंटीबायोटिक है। ओके, तो अब पेनिनसिलियम में इसमें क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जो पेनिनसिलियम होता है इसमें क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का है, एक एक्सोजीनस स्पोर है। एक्सोजीनस टर्म याद रखिएगा। एक्सोजीनस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये आउटसाइड बनता है, किसी भी चैम्बर में नहीं, किसी भी सेल के अंदर नहीं फॉर्म होता है, किसी भी सैक में नहीं फॉर्म होता है, ये किसी भी सैक में नहीं फॉर्म होता है ये, इसीलिए हम इसे एक्सोजीनस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या हुआ, एक्सोजीनस अरेंज्ड है यहाँ पे, एक्सोजीनसली अरेंज्ड है यहाँ पे। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को जहाँ पे कोनिडिया अटैच होता है इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो ये पेनिनसिलियम में कोनिडिया के थ्रू होता है, एंड जो क्लैमिडोमोनास है उसमें जू स्पोर के थ्रू होता है। जू स्पोर मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैजला है, मोटाइल स्पोर होता है, एंड इसमें पेनिनसिलियम में कोनिडिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हाइट, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, जू स्पोर ऑफ क्लैमिडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिनसिलियम। तो क्लैमिडोमोनास में किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है, एंड पेनिनसिलियम में कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया क्या है, एक्सोजीनस स्पोर है। अभी हमने बताया था कि बर्डिंग हाइड्रा में भी होता है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। आप ये देखिए यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है, पर इसमें सूडोमाइसिलियम जैसा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कि एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड जनरली नहीं दिखता है। ओके, तो बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है। एक पॉइंट यहाँ पे जेम्यूल इन स्पॉन्जेस। अब जेम्यूल के बारे में मैं बता दूँ, जेम्यूल एक क्या है, एंडोजीनस स्पोर है, ठीक है, एंडोस्पोर बोल सकते हैं, एंडोजीनस नहीं, एंडोस्पोर बोलेंगे इसे हम। ये क्या है, एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर मीन्स ये देखिए तो एक सैक में फॉर्म हो रहा है, ये किस में फॉर्म हो रहा है, सैक में फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में ये क्या हो रहा है, एक सैक है, एक सेल का सैक है, सेलुलर। ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है, स्पॉन्जेस एनिमिलिया की सबसे पहला ही फाइलम है, तो स्पॉन्जेस में पाया जाता है ये जेम्यूल। में आप देख सकते हैं कि ये एंडोजीनस स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर हैं। तो इसमें आप याद रखिए कि ये क्या होता है, हमारा एंडोस्पोर होता है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो जेम्यूल होता है वो कैसा होता है, एंडोस्पोर होता है, एंड जो कोनिडिया होता है वो कैसा होता है, एक्सोस्पोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अब ये सारे एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोगों ने देखा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। ये दोनों ही क्या हैं, प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हैं। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। मल्टीपल फिजन मीन्स एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सेल होता है जो जिसमें कि कई सारे सेल धीरे धीरे डिवाइड होकर फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है बाहर की तरफ, और जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है यही सिस्ट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यही जो सिस्ट होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो जितने भी बने होते हैं यहाँ पे इनसाइड में प्लाज्मोडियम, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। जितने भी प्लाज्मोडियम बने होते हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेता है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम इससे क्या बोलते हैं, ये जो बाहर की तरफ सरफेस बना है इसको बोलते हैं हम सिस्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है, जितने भी प्लाज्मोडियम होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में, और ये डाइजेनिक होता है।
डाइजेनिक का मतलब बता दें हम कि ये इसके दो होस्ट होते हैं, जिसमें कि प्राइमरी होस्ट 1 डिग्री होस्ट, अगर 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होता है, और जिसमें कि ये क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, और इसका वेक्टर ही सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। सेकेंडरी होस्ट कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, इसकी सेकेंडरी होस्ट है, एंड प्राइमरी होस्ट कौन है, इसका ह्यूमन है। ओके, तो प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने बता दिया। अब जू स्पोर के थ्रू हम लोगों ने देखा क्लैमिडोमोनास में जू स्पोर के थ्रू होता था। जू स्पोर कैसा है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ओके, कोनिडिया के थ्रू किस में हो रहा है, पेनिनसिलियम में हो रहा है। पेनिनसिलियम में कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। कोनिडिया कैसा है, एक्सोस्पोर है। कोनिडिया कैसा है, एक्सोस्पोर है, ये आपको ध्यान देना है, एक्सोस्पोर होता है कोनिडिया। उसके बाद क्या है, बडिंग हम लोगों ने देखा हाइड्रा में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, और ईस्ट में बडिंग में क्या होता है, एक बड के ऊपर कभी कभी दूसरा बड लग गया, दूसरे के ऊपर तीसरा बड लग गया। तो इस तरीके से ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, सूडोमाइसीलियम, सूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर ये ले लेता है, सूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। ओके, जेम्यूल का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, एंडोजीनस बड होता है ये। जेम्यूल कैसा होता है, एंडोजीनस बड होता है। ये किस में पाया जाता है, स्पॉन्जेस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन कभी कभी दोनों सेम लगता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगेरा में होता है, अगर हम ये स्पायरोगेरा एल्गी बनाएं तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, अगर स्पायरोगेरा की कोई भी पार्ट पहले हम ब्रेक कर दें, फ्रैगमेंटेशन में देखिए अगर ये कोई भी पार्ट स्पायरोगेरा की ब्रेक हो गई, सपोज कीजिए ब्रेक हो के ये दो पार्ट बन गया, तो इन दोनों पार्ट से ये जो ये एक पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, इन दोनों पार्ट से एक न्यू स्पायरोगेरा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक न्यू स्पायरोगेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वाले पार्ट से भी सिमिलरली ऐसे दो स्पायरोगेरा न्यू प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या है कि जो पेरेंट बॉडी है उसमें अगर फ्रैगमेंट बनता है तो उन दोनों ही फ्रैगमेंट से, जो दो फ्रैगमेंट हैं उन दोनों ही फ्रैगमेंट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा। पर रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है। रीजनरेशन में हम देखें, अगर ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम मान लें कि प्लेनेरिया का है, तो इसमें अगर रीजनरेशन, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो रीजनरेशन के टाइम में अगर प्लेनेरिया में यही अगर फ्रैगमेंट बनता है, तो प्लेनेरिया में अगर यही फ्रैगमेंट बनता है तो प्लेनेरिया अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करता है। लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करता है मीन्स अगर इसकी इतनी सी पार्ट अगर कट गई, इस वाले को हम अगर छोड़ दें, वापस से हम बताते हैं, ये अगर क्या है, प्लेनेरिया है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसे हम बना दें, तो प्लेनेरिया के अगर हम माने कि इतनी सी पार्ट लॉस्ट हो गई, तो लॉस्ट होने के बाद ये प्लेनेरिया अपने इतने से ही पार्ट को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ये जो इतनी सी पार्ट है यही न्यू रिप्रोड्यूस कर लेगा। मीन्स फ्रैगमेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रैगमेंट बनता है तो होल बॉडी उसमें क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। उसमें क्या हो रही है, होल बॉडी, फ्रैगमेंट के थ्रू होल बॉडी जनरेट हो रहा है। पर रीजनरेशन में देखा कि लॉस्ट पार्ट बॉडी क्या हो रहा है, लॉस्ट पार्ट जनरेट हो रहा है। रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट जनरेट हो रहा है और फ्रैगमेंटेशन में होल बॉडी जनरेट हो रहा है। तो फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, स्पायरोगेरा में होता है। स्पायरोगेरा का अगर कोई भी पार्ट ब्रेक हुआ तो इस वाले पार्ट से भी एक कंप्लीट न्यू स्पायरोगेरा एंड इस वाले पार्ट से भी एक कंप्लीट न्यू स्पायरोगेरा बन जाएगा। एंड रीजनरेशन में क्या होता है, ओनली लॉस्ट पार्ट जो है, अगर प्लेनेरिया में जैसे मैंने बताया, और रीजनरेशन ह्यूमन के लीवर में भी होता है, ह्यूमन के लीवर में होता है एंड लिजर्ड के टेल में होता है, लिजर्ड के टेल में होता है। तो लिजर्ड, ह्यूमन के लीवर में क्या है, अगर इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर हम ह्यूमन के लीवर का एक स्ट्रक्चर सिंपल सा अगर हम बना के दिखाएं, ये अगर ह्यूमन का लीवर है तो इस लीवर से अगर इतनी सी पार्ट लॉस्ट हुई है किसी भी रीज़न से, इतनी सी पार्ट क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो ये इतना सा जो पार्ट है इससे कंप्लीट लीवर नहीं बनेगा, बल्कि ये जो लीवर है ये लॉस्ट पार्ट को क्या कर लेगा, वापस से रीजनरेट कर लेगा, वापस से रीजनरेट कर लेगा ये अपने लॉस्ट वाले पार्ट को। दूसरा एग्जांपल जैसे लिजर्ड था, तो
तो ये अगर हमारा लिजर्ड की बॉडी है, लिजर्ड की बॉडी की ये टेल है, तो टेल को अगर इसकी टेल अगर लॉस्ट हो गई है, तो लॉस्ट होने के बाद इसके टेल से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, इसके इस टेल से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बट ये जो लिजर्ड है, ये लिजर्ड क्या कर लेगा, फ्यूचर में अपना टेल वापस से बना लेगा। तो रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में आप डिफरेंस समझिए। फ्रैगमेंटेशन में कंप्लीट जो है बॉडी बनता है, फ्रैगमेंट के थ्रू कंप्लीट बॉडी बनता है, एंड रीजनरेशन में कंप्लीट बॉडी ना बन करके लॉस्ट पार्ट जो होता है उतना ही रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, जिसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम जितने भी पॉइंट रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, ये सब क्या होता है हम मॉर्फोलॉजी से रिलेट करते हुए उसे अच्छे से देखेंगे, एकदम डिटेल में उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो देखते रहिए बायो शिक्षा एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।